नेक्स्ट एमसीक्यूज पे मूव करते हैं, उसको देखते हैं। अ कंपनी हैज़ फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 कंपनी के बैलेंसेज हैं ये वाले। शेयर कैपिटल 100 मिलियन का है, प्रीमियम 30 मिलियन का है, सरप्लस 20 मिलियन का है, रिटेन अर्निंग 35 मिलियन की है। ऑन 2 जनवरी 2019 ऑल द रीवैल्यूड एसेट वर डिस्पोज ऑफ ₹90 मिलियन। 90 मिलियन के उसने एसेट्स जो हैं वो डिस्पोज ऑफ कर दिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था? 32 मिलियन का था, वो भी उसने हमें प्रोवाइड कर दिया। इंटरम डिविडेंड जो है वो 5% का था, वो पेड इन जुलाई 2019। एंड फाइनल डिविडेंड जो 8% है वो डायरेक्टर ने प्रपोज कर दिया है। व्हाट अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग विल बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एज एट 31 दिसंबर 2019? बताएं जी, रिटेन्ड अर्निंग का क्या बैलेंस होगा इस डेट के ऊपर, ये जो है वो हमने बताना है। तो देखें, हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग थी ओपनिंग जो साल के शुरू में थी, वो थी 35 मिलियन जो इसने हमें यहाँ पे गिवन की है। उसके बाद प्रॉफिट आया 32 मिलियन का, वो भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद उसने हमें बता दिया 20 मिलियन का, देखें एसेट डिस्पोज ऑफ हो गए हैं तो उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस सारा का सारा रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 20 मिलियन की रिटेन्ड अर्निंग सरप्लस था, वो भी रिटेन्ड अर्निंग में आ गया। उसके बाद इंटरम डिविडेंड जो है 5%, वो हमने क्या करवाना है, वो हमने यहाँ से लेस करवाना है। तो लाख का 5% लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो 5 हमारा यहाँ से लेस हो जाएगा। इसके अलावा तो फाइनल डिविडेंड वो तो अगले साल जाना है, वो तो इस साल आना ही नहीं है। तो 82 जो है वो इसका क्या होगा, वो इसका आंसर बन रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपेयर इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी? कौन सा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आएगा? ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये नहीं आएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी ट्रू? इसमें से कौन सी बेहतर है फॉर कंपनी मेकिंग प्रॉफिट, जो कंपनी प्रॉफिट बना रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी लेस देन द प्रॉफिट फॉर ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर से। प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी ग्रेटर देन द ग्रॉस प्रॉफिट। और प्रॉफिट फॉर द ईयर ग्रेटर देन द ग्रॉस प्रॉफिट जो है हो सकता है। रिटेन्ड अर्निंग जो है इतने गलत है, ये भी गलत है। रिटेन्ड अर्निंग जो है वो एट द ईयर एंड इक्विटी से बड़े होते हैं, नहीं गलत है। रिटेन्ड प्रॉफिट एट द ईयर एंड विल बी ग्रेटर देन द रिटेन्ड प्रॉफिट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर एंड, ये सही है। दिस वन इज गुड। फिर है which of the following is not a component of the statement of changes in equity? टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड ये है हमारे पास, होती है। रिवोल्यूशन गेन भी आता है। अमाउंट ऑफ कैश डेट कंपनी हैज़ एन ओन्ड, पॉइंट नंबर सी। इसका क्या बनेगा, पॉइंट नंबर सी, बिकॉज कैश स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में शो नहीं होता, तो वो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्रेफर्ड स्टॉक्स या शेयर्स? कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? द रेट ऑफ डिविडेंड इज़ यूजली फिक्स, ये फिक्स ही होता है। शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होते, उनको रेट फिक्स मिलता है, प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है, लिक्विडेशन सब कुछ पहले मिलेगा, ये नहीं होता इनके पास। तो ये चीज़ जो है ये इसका बन रहा है यहाँ पे। फिर रिडीमेबल प्रेफर्ड शेयर इज़ रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड एज, जो रिडीमेबल हैं वो तो हमारी लाइबिलिटी के तौर के ऊपर जो है वो ट्रीट हो रहे होते हैं, ये हम बढ़ के आ चुके हुए हैं। उसके बाद है एनी अनपेड डिविडेंड इज़ कैरी फॉरवर्ड टू द फ्यूचर पीरियड फॉर विच टाइप ऑफ स्टॉक? जो अनपेड डिविडेंड है उसको हम एनी अनपेड डिविडेंड इज़ कैरिड फॉरवर्ड टू द फ्यूचर पीरियड फॉर विच टाइप ऑफ स्टॉक, उसको हम किस टाइप मतलब शेयर्स में जो है वो लेके चल रहे होते हैं। देखिए, ऑर्डनरी शेयर्स में अगर नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, नॉन कम्युलेटिव में नहीं मिला तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उसी की बात होती है कि अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में मिल गया है तो आपका ट्रीट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी जो है वो ट्रीट हो रहा होगा, बिकॉज इसमें हम इकट्ठा करते जाते हैं और एट द एंड जो है वो हम दे देते होते हैं।
उसके बाद है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स टू द शेयर होल्डर ऑन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। डिविडेंड की पेमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। डिविडेंड की पेमेंट रिटेन्ड अर्निंग को इंक्रीज तो कभी नहीं करती, शेयर कैपिटल भी नहीं करती, शेयर कैपिटल भी नहीं, तो इसका क्या होगा, इसका रिटेन अर्निंग डिक्रीज वाला जो है बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर ट्रीट हो रहा होगा। What is the impact of an additional share issue on the statement of changes in equity? Additional share issue ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो 24वें का जवाब जो है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, बिकॉज हमारे शेयर जो हैं वो बढ़ रहे होते हैं। उसके बाद है जेवियर लिमिटेड इशूड ₹5,000 शेयर्स of ₹10 per value 10 par value to its shareholder. These shares were issued at a premium price of ₹5,000। 10 का शेयर 25 में दे रहे हैं, 15 रुपये प्रीमियम के ऊपर। द करेक्ट जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन वुड बी। अब करेक्ट जर्नल एंट्री हमने क्या पास करनी है, देखें डेबिट आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। पहले हम यहाँ पे ले जाएंगे बैंक, बैंक में हम लेंगे कितने शेयर हैं हमारे पास 5,000, 5,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 25 से, तो क्या जवाब आएगा ज़रा बताएं। 1,25, 1,25 से हमारा बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल जो है वो मेरा 10 से इंटू 5 किया तो 50,000 से मेरा शेयर कैपिटल जो है वो हो जाएगा क्रेडिट, और बाकी जो अमाउंट है वो कहाँ जाएगी, शेयर प्रीमियम को जा रही होगी। 75,000 जो है वो शेयर प्रीमियम को चार्ज हो रही होगी। तो आई गेस डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट बन रहा है, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम, इसका इतने से क्रेडिट हो रहा होगा। इज दैट क्लियर। डायनेस्टी लिमिटेड इशूड ₹1 मिलियन, 10 शेयर्स 50 के हिसाब से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। Ordinary share capital will increase by ₹10 million and share premium will increase by 50 million। ना, ये तो नहीं है। हम इसकी एंट्री पास करते हैं ना, देखिए जिसने यहाँ पे किया है हम इसकी एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। कितने शेयर्स उसने किए हैं 1 मिलियन 50 के हिसाब से, तो बैंक जो है बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा 50 से, मैं इसको रुपीज़ इन मिलियन कर रहा हूँ। शेयर कैपिटल जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा 10 से, और शेयर प्रीमियम जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा 40 से, तो ये एंट्री पास होती है। अब इसको यहाँ पे देखते हैं तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं है। फिर ऑर्डनरी शेयर कैपिटल विल इंक्रीज बाय 10 मिलियन एंड शेयर प्रीमियम, हाँ दिस वन इज ट्रू ऑप्शन। ये क्या है, ये ऑप्शन है, बिकॉज प्रीमियम हमारा जो है वो 40 से इंक्रीज जो है वो हो रहा होगा। तो ये इस तरह से हमने इसको लेके चलना था, तो ये क्लियर है। उसके बाद हैंडसम लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज ऑर्डनरी शेयर कैपिटल ऑफ ₹150 मिलियन and share premium of ₹50 million at the beginning of financial year. If the ordinary share capital is ₹250 million and share premium is $120 million at the end of financial year, how much the ordinary share with share premium issue raise? ध्यान से पढ़ने ज़रा इसको एक दफ़ा रीड करें और बताएं समझ आती है। कहते हैं जी हैंडसम लिमिटेड, उसकी अगर हम SOFP बनाते हैं तो उसका ऑर्डनरी शेयर कैपिटल जो है वो 150 मिलियन का था और शेयर प्रीमियम जो है वो 50 मिलियन का था जब हमारा ये शुरू हुआ था। If the ordinary share capital is 250 million and share premium is 120 million at the end of financial year, बताएं कितने ऑर्डिनरी शेयर इशू हुए हैं, तो ये हमने बताना है। अब देखें ओपनिंग था हमारा शेयर कैप 150 और अब वो हो गया है 250 का, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको देख सकते हैं कि 150 था, अब वो हमारा कितना हो गया है 250 हो गया, ओके। और प्रीमियम हमारा कितना था पहले ज़रा बताएं, प्रीमियम था हमारा 50 और अब प्रीमियम हो गया हमारा 120, तो प्रीमियम में इंक्रीज 70 का आया, शेयर कैपिटल में इंक्रीज 100 का आया, तो विद प्रीमियम इंक्रीज कितने का आया है हमारा 170 का आया है। कहते हैं Gigantic Limited opening retained earning balance was ₹150 million.
इट मेड अ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ऑफ ₹30 मिलियन। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस इसका लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस था हमारा 150। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो आया है 30 का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ड्यूरिंग द ईयर ऑर्डनरी डिविडेंड ₹50 पैसा पर शेयर वॉज पेड टू 40 मिलियन ऑर्डनरी शेयर। हमने 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 40 से, क्या जवाब आएगा? 20 मिलियन का हमने यहाँ पे ये किया, लेस 180, ये कितना बनेगा? 160। तो हमारा जो क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस आएगा वो कितना आ रहा होगा? 160 आ रहा होगा। दिस वुड बी द बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग। ये क्लियर है? उसके बाद है एसके लिमिटेड पेड ₹10 मिलियन इन डिबेंचर इंटरेस्ट एंड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 10 पैसा पर शेयर। ठीक है, ऑन 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर द रिटेन्ड प्रॉफिट वाज 120 मिलियन। व्हाट वाज एसके लिमिटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर? हमने एसके लिमिटेड का प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। अभी हमने ये डिबेंचर्स वगैरह की डिस्कशन नहीं की, तो इसको हम ज़रा होल्ड करते हैं। आप जाके अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना हमारा ईपीएस का, तो ईपीएस वाले चैप्टर में मैं ये वाला एमसीक्यूज जो है वो दोबारा लेके आऊँगा और वहाँ पे मैं इसको बताऊँगा कि डिबेंचर इंटरेस्ट वगैरह जो है वो किस तरह से हम टेकअप कर रहे होते हैं। तो इसको अभी हम होल्ड कर रहे हैं। फिर है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एंट्री इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी टैक्सेशन? ना। लॉन्ग टर्म लोन्स? ना। नॉन करंट एसेट रीवैल्यूड अमाउंट? यस, ये भी हो जाते हैं हमारे, लेकिन नो, हम ये लेके चलते हैं जो हमारा गेन ऑन रीवैल्यूएशन आता है, जिसको हम रीवैल्यूएशन सरप्लस कहते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? ये कहला रहा है। उसके बाद है अ डेबिट बैलेंस ऑन रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट इंडिकेट दैट अ कंपनी हैज़। डेबिट बैलेंस है रिटेन्ड अर्निंग पे, ये भी हमने पहले भी एमसीक्यूज किया है। डेबिट बैलेंस रिटेन्ड अर्निंग पे ना। मोर डिविडेंड नहीं, रिडीम नहीं, एक्यूमुलेटेड लॉसेज यस। ये जो है इस चीज़ को हम शो कर रहे होते हैं कि ये हमारा डेबिट बैलेंस है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स विद रेफरेंस टू स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी? ट्रांजैक्शन विद ऑनर नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो ये जो है इसका आंसर होगा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द कॉलम ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी? ट्रांसफ़र ऑफ ये ऐड होता है, ये भी नहीं होगा। इशुएंस ऑफ शेयर ऑफ डिस्काउंट, कैश डिविडेंड, ये हो सकता है। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये भी होता है। उसने विच ऑफ द टू, उसने विच ऑफ द टू पूछा है, तो इसका कौन सा होगा? बेसिकली कैश डिविडेंड जो है, कैश डिविडेंड जब भी हम पे करते हैं वो हम यहाँ से निकाल रहे होते हैं। उसके बाद ये दोनों जो हैं वो हम यहाँ से लेके चल रहे होते हैं। तो ये दो जो हैं वो इसका आंसर बनेंगे। ये क्लियर है?